अब देखो डिस्टेंस रिले नाम से ही क्लियर है। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस के ऊपर बात करें 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अरे सर डिस्टेंस की बात करोगे तो एक जनरेटर तो 20 किलोमीटर लंबा हो नहीं सकता। सही बात है नहीं है? मतलब डिस्टेंस रिले का मतलब सीधा सीधा इस रिले का मतलब किससे है? ट्रांसमिशन लाइन से है। मतलब ये सीधी किसकी बात कर रहा है? ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है। ओके, तो मतलब ये रिले जो होगा ये किसके ऊपर वर्क करेगा? ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर वर्क करेगा। और ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास में कितनी होती है? सर 3 ट्रांसमिशन लाइन होती है। कौन कौन सी होती है? सर शॉर्ट होती है, मीडियम होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और कौन सी होती है? सर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। सर इनको मैंने कैसे क्लासिफाई किया? तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं किसके हिसाब से? अरे अकॉर्डिंग टू दी लेंथ। किसके हिसाब से करते हैं? अकॉर्डिंग टू दी लेंथ। ये लेंथ के हिसाब से क्लासिफाइड होती है। सर अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 80 किलोमीटर के आसपास होती है। मीडियम की कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास होती है। और इसकी मोर देन 200, जो 200 से भी ज्यादा है, जो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो वो कौन सी हो जाएगी? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी। मीडियम कौन सी हो गई? सर 80 से शुरू किया और कहां तक पहुंच गया? 200 तक पहुंच गया। तो ये क्या है? आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। 110 किलोमीटर की हुई, 115 की, 120 की, तो वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो गई। क्लियर है नहीं है? तो क्या समझ में आया? सर डिस्टेंस रिले का मतलब है ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि डिस्टेंस तो इन्हीं में होती है। तो इनको मैंने क्लासिफाइड किया सर 3 तरीके से। कौन कौन सा? एक हो गया शॉर्ट, एक हो गया मीडियम, एक हो गया लॉन्ग। मतलब 3 तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी 3 तरह के रिले होना जरूरी है, जो अलग अलग डिस्टेंस में क्या कर सके? वर्क कर सके। एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने बीच में, क्लासिफिकेशन में आया था रीच। क्या आया था? रीच। मैंने वहां बोला था कि मेरी पहुंच कितनी दूर तक है, एक रिले कितनी डिस्टेंस तक क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है। अरे वही बात आ गई यहां पे। क्लियर है? जो कम डिस्टेंस के लिए ऑपरेट कर पाएगा उसे हम शॉर्ट के लिए यूज करेंगे, जो और ज्यादा के लिए उसे हम मीडियम के लिए यूज करेंगे, जो और भी ज्यादा पे यूज हो सके उसको हम किसके लिए यूज करेंगे? लॉन्ग के लिए यूज करेंगे। क्योंकि आखिरकार क्लासिफिकेशन तो लेंथ के ऊपर ही है ना, है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो ये भी कितने तरह के होते हैं? डिस्टेंस रिले भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के ही होते हैं। एक शॉर्ट के लिए आएगा, एक मीडियम के लिए आएगा, एक लॉन्ग के लिए आएगा। क्लियर है? देखो, तो इट्स यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। किसके प्रोटेक्शन के लिए? ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। बिकॉज क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का जो क्लासिफाइड होता है वो किसके हिसाब से होता है? लेंथ के हिसाब से होता है। और 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, जो मैं अभी बता ही चुका हूं। टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले कितने होंगे? 3 ही होने वाले हैं। क्लियर है? तीनों के लिए अलग अलग। एक होता है आपका इंपीडेंस, एक होता है आपका रिएक्टेंस, और एक होता है आपका एडमिटेंस रिले, या कौन सा रिले? मोह रिले। क्लियर है नहीं है? तो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इंपीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, और मोह रिले क्या होता है, और कौन सा रिले कौन सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में होता है। शॉर्ट वाला कौन सा है, मीडियम वाला कौन सा है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले है। क्लियर है नहीं है? चले आगे। ओके, देखते हुए चलो, समझना। ओके, ये पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है ये K1, K2, K3, K4, ओके, ये यहां पे आगे, ये आपके जनरलाइज इक्वेशन के ही थे। इनकी बात मैं आप लोगों को बता चुका था कि फर्स्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन को दिखाता है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिएस्ट्रेन को, तीसरा दोनों को दिखा सकता है, और चौथा तो क्या होता है? स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। सिर्फ किसको दिखाता है? स्प्रिंग को दिखाता है। तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। आगे चले। ओके, देखिए इंपीडेंस रिले। यार एक एक वर्ड को ना ध्यान से समझना। आपकी जनरलाइज टॉर्क इक्वेशन आपको याद ही होनी चाहिए। ये जनरलाइज टॉर्क इक्वेशन आपके बड़ी काम की है। क्या था? सर ये कुछ ऐसी थी कि आपकी K1I² पहली टर्म इसकी ये थी, दूसरी टर्म इसमें कुछ ये थी, और जो तीसरी टर्म थी ना वो आपकी K3 वाली थी। उसमें वोल्टेज भी था, करंट भी था, और आपका क्या था? फेज भी था, थीटा माइनस टो। और यहां पे आपका क्या था? ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट था K4। यही थी कि नहीं थी? बिल्कुल सही बात है। ओके, अब मुझे पता है कि इन चारों टर्म में से कोई 2 टर्म आने वाली है, जो एक डिफ्लेक्शन को दिखाएगी और एक किसको दिखाएगी? रिस्ट्रेन को दिखाएगी या कंट्रोलिंग को दिखाएगी। सही बात है? ओके, अब देखो मुझे क्या बनाना है? इंपीडेंस बनाना है। वर्ड से क्लियर हो जाएगा। जैसे वहां मुझे क्या बना था? ओवर करंट, तो मैंने करंट वाली ले ली थी, उसके अलावा और उसने किसी की बात ही नहीं की थी, तो मुझे स्प्रिंग लेना पड़ा साथ में। सही बात है? अब ये बात कर रहा है इंपीडेंस की। सर इंपीडेंस क्या होता है? ठीक है बेटा, इंपीडेंस क्या होता है देख लेते हैं। सर इंपीडेंस होता है जेड, और इंपीडेंस का मतलब होता है सर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। बता यही होता है कि नहीं होता है?
भाई इंपेडेंस का क्या मतलब होता है? इंपेडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। और इंपेडेंस का क्या मतलब होता है सर? वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। मतलब सर मुझे दो टर्म लेनी है, एक दिखाएगी डिफ्लेक्शन को, एक दिखाएगी रिस्ट्रेन को, और ऐसी टर्म लेनी है जिसमें मुझे वोल्टेज और करंट का क्या मिल जाए? रेशियो मिल जाए। क्या मुझे फेज की जरूरत है क्या? नहीं। क्या मुझे फेज की जरूरत है क्या? नहीं। तो इन तीनों में से वो कौन कौन सी है जो मुझे करंट और वोल्टेज दे दे, लेकिन फेज से कोई लेना देना अभी तक मेरा नहीं है? तो इसका क्या मतलब है सर? अगर आपको करंट चाहिए, ये वाली ले लो, करंट दे रही है, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज चाहिए, अरे ये रहा वोल्टेज, बिल्कुल सही है। क्या फेज चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आपको कितने टॉर्क चाहिए? अरे दो ही तो चाहिए, एक कंट्रोलिंग, एक आपका कौन सा? डिफ्लेक्टिंग। क्या दोनों मिल गए? अरे जब एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो एक कंट्रोलिंग दिखा लेगा, एक डिफ्लेक्शन दिखा लेगा। तो क्या आपको स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अरे भाई दो ही तो जरूरत होती है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल गए। तो देखो इंपेडेंस कितना क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। मुझे क्या समझ में आ गया? एक टर्म ये होने वाली है, एक टर्म ये होने वाली है, ये नहीं होगी और ये भी नहीं होने वाली है। और आगे चले तो इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो डिफ्लेक्शन को दिखाएगा और कोई एक जो होगा वो रिस्ट्रेन को दिखाएगा। अब हमें पहले से पता है, क्या पता है? कि ये करंट वाली टॉर्क जो टर्म होती है ये हमेशा किसको दिखाती है? डिफ्लेक्शन को दिखाती है। जो वोल्टेज वाली जो होती है हमेशा किसको दिखाती है? रिस्ट्रेन को दिखाती है। सही बात है नहीं है? मतलब डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये, रिस्ट्रेन दिखाएगा ये, और इन दोनों को मिला के मुझे क्या बना देना है? इंपेडेंस बना देना है, और जो आएगा वही मेरा काम का हो जाएगा। सर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये वाली टर्म कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल। ये भी कौन सी होती है? नॉन डायरेक्शनल। मतलब सर मेरा इंपेडेंस रिले जो होगा ना, उसका डिफ्लेक्शन टॉर्क, उसका रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है। मतलब ये भी ओवरऑल क्या होने वाला है? नॉन डायरेक्शनल होने वाला है। कौन सा होने वाला है? नॉन डायरेक्शनल होने वाला है। मतलब सर मेरा जो इंपेडेंस रिले होता है वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। क्लियर है नहीं है? अब और चीजें जरा ध्यान से समझिए। क्लियर है? देखो तो सर मुझे क्या पता चला? मुझे सर जब मैंने इसकी जनरलाइज इक्वेशन देखी तो मुझे यह पता लगा कि इसमें एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, जो कौन दिखा रहा था? करंट वाली टर्म दिखा रही थी। ठीक है, करंट वाली टर्म ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया आपका। और क्या आ रहा था? सर एक रिस्ट्रेनिंग टॉर्क आ रहा था। बिल्कुल सही बात है। कौन दिखा रही थी? सर वोल्टेज वाली टर्म दिखा रही थी। बिल्कुल क्लियर है, वोल्टेज वाली टर्म दिखा रही थी। क्या फेज वाली टर्म का कोई लेना देना था क्या? नहीं है। क्या स्प्रिंग का लेना देना आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दोनों का कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छी बात है, नहीं है तो चलो आगे देख लेते हैं क्या होगा। सर मुझे इसको क्या कराना है? ऑपरेट कराना है। क्या कराना है? ऑपरेट कराना है। तो ऑपरेट होने के लिए क्या होना चाहिए? कि ऑपरेटिंग टॉर्क जो होना चाहिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और सर ऑपरेटिंग टॉर्क तो क्या होता है? अरे ऑपरेटिंग टॉर्क तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क माइनस रिस्ट्रेनिंग या कंट्रोलिंग टॉर्क को ही हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग टॉर्क बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा है? ये रहा। क्या लिखोगे? सर ये हो गया आपका K1I², और ये आपका रिस्ट्रेनिंग टॉर्क क्या हो गया? सर ये हो गया मेरा K2V², और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बनाना इंपेडेंस है आपको, ठीक है, जेड बनाना है, मतलब क्या करना है? वोल्टेज डिवाइड बाई करंट करना है। ठीक है, चलो इसको मैं उधर ले गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर K1I² ज्यादा होना चाहिए K2V² से। बनाना क्या है? वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। ओके, वोल्टेज ये रहा, करंट को उधर ले जाओ। इधर रह गया आपका K1, ये हो गया आपका K2, ये हो गया आपका V डिवाइड बाई I का होल स्क्वायर। बताओ बना कि नहीं बना? सही है। एक काम करो, इस K2 को भी इधर ले आओ तो ये क्या हो गया? K1 बाई K2 इज लेस देन V डिवाइड बाई I, और स्क्वायर को हटा दोगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब ये V बाई I क्या हो गया? सर इंपेडेंस। V बाई I क्या हो गया? इंपेडेंस। मतलब इससे आपको क्या पता लग गया? ये K1 जो है यहां पे ये क्या है? कांस्टेंट है। ये K2 जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये V/I जो जेड है आपका, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो आपका सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। ओके, मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है? मतलब इंपेडेंस की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से
अगर कम रही, जैसे करंट में क्या होता था कि ओवर करंट का मतलब था कि अगर करंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो गई तो वो ऑपरेट कर लेता था। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इंपीडेंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंपीडेंस से अगर कम रही तो ये ऑपरेट करेगा और अगर ज्यादा हो गई तो नहीं करेगा। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से समझिए। देखो सर, ये कुछ ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि सपोज दैट ये मेरी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है भाई, ये तेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, मान लिया। अब यहां पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, ये आप लोगों ने रिले लगा दिया। रिले आपका कौन सा है, यही वाला है, इंपीडेंस रिले, ठीक है। अब इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस होता है सर जेड। अब ट्रांसमिशन लाइन तुम जानते हो ना कैसी होती है, एक पर्टिकुलर, अगर एक प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन की बात करो तो ट्रांसमिशन लाइन कुछ ऐसी होती है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, लीकेज होता है। क्लियर है नहीं है? और ये 4 पैरामीटर आगे आगे चलते ही जाते हैं। अब जैसे जैसे ये पैरामीटर मैंने क्या है, एक छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा और लीकेज भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ये सारी चीजें क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब यहां पे इस ट्रांसमिशन लाइन जो है, इस ट्रांसमिशन लाइन का क्या होता है, इंपीडेंस होता है। सही बात है कि नहीं है? ओके, तो मैंने बोला सपोज दैट ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पे आपका रिले लगा हुआ है और सपोज दैट इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है यहां से यहां तक लेके एल। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं और ये पर्टिकुलर पॉइंट है कोई पी। क्लियर है नहीं है? ओके, तो यहां से यहां तक इस ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कितना होगा? अरे सर नहीं पता, कैसे देखूंगा? सपोज दैट मैंने बोला कि ये जो जेड है ये आपका पर यूनिट इंपीडेंस है। पर यूनिट इंपीडेंस का क्या मतलब हुआ सर? पर यूनिट इंपीडेंस का मतलब हुआ एक छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन, इस पेन के बराबर इतनी सी ट्रांसमिशन लाइन का जो आपका क्या है इंपीडेंस है, वो मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो एल लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन जो होगी उसका इंपीडेंस कितना हो जाएगा? तो सर अगर मैं इस एल लंबाई की का बात करूं तो इसका इंपीडेंस जेड इंटू एल होगा कि नहीं होगा? मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी इंपीडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, और मेरे ऑपरेशनल ने मुझसे क्या कहा था कि ये जब तक ऑपरेट करेगा जब तक इसका इंपीडेंस किसी पर्टिकुलर इंपीडेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब जेड लेस देन अंडर रूट ऑफ योर K1 बाई K2, यही आया था ना। तो ये पर्टिकुलर इंपीडेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही बात है सर, ये पर्टिकुलर इंपीडेंस इस कांस्टेंट वैल्यू से कम होना चाहिए। मतलब अगर आपका देखो यहां से आपने चलना शुरू किया, मान लो इस जेड नोड की वैल्यू मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया कि 300 ओम है, ठीक है। मैं यहां से बढ़ा, जैसे बढ़ा 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते मान लो इस पॉइंट पी पे जाकर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 300 ओम हो गई। सही है। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे तो वैल्यू 300 ओम से कम है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहां पे फॉल्ट आ जाता है, मान लो ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, तो क्या ये रिले ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज में है, इसी को बोलते हैं रीच। ओके, तो इस रीच की बात हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंपीडेंस। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे इंपीडेंस बढ़ेगा। और ये तो ट्रांसमिशन लाइन का है सर, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ऑपरेट कर सकता है, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर इंपीडेंस तक ही बात कर सकता है, उससे ज्यादा इंपीडेंस होने पे ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जेड नोड यहां पे क्या दिखा रहा है, ये जेड नोड यहां पे इसकी किसको दिखा रहा है, रीच को दिखा रहा है भाई, रीच को दिखा रहा है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो मान लो ये एल लंबाई तक इसका इंपीडेंस कितना हो जाता है, जेड नोट हो जाता है। तो ये एल इसकी क्या हो गई, रीच हो गई। क्या हो गई, रीच हो गई। अगर इसके बाद में यहां पे ये पॉइंट कोई बी है और यहां पे अगर आपका फॉल्ट आ जाता है तो ये आपका ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसकी रेंज से क्या जा चुका है, बाहर जा चुका है। मतलब सर जेड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। अगर इस जेड को मैं इधर ले आया तो मैं क्या बोल सकता हूं, जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, किससे, 0 से छोटी होनी चाहिए। ऐसा आप लोगों ने कहीं देखा है? ऐसा आप लोगों ने कहीं देखा है? अरे सर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है। क्या देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में? अरे अगर मैं जेड को लिख दूं a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी,
तो यहां पे जेड माइनस जेड नोट जो होता है अगर वो लेस देन किसी आर से होता है तो सर ये मेरे सिस्टम में किसको दिखाता है? सर्कल को दिखाता है रे। किसको दिखाता है? सर्कल को दिखाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जेड माइनस जेड नोट लेस देन 0 जो होगा ना बेटा, ये आपके किसको दिखा रहा होगा? अरे सर्कल को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? सर्कल को दिखाएगा। क्लियर है नहीं है? अब पता है खास बात क्या है? इसका डायग्राम भी आप लोगों को पता लग गया। क्या डायग्राम पता लगा? जरा ध्यान से देखो। मैंने बोला सर जेड क्या होता है? जेड होता है बेटा तेरा इंपीडेंस, मतलब रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है या नहीं है? अब रेजिस्टेंस को किससे लिखेगा? आर से। तो इंडक्टेंस को क्या लिखते हैं सर? जे ओमेगा एल। क्या लिखते हैं? जे ओमेगा एल। ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी। ये कौन सा है? रियल। मतलब ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई। अरे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये जेड माइनस जेड नोट जो है ना, ये लेस देन 0, ये मेरे किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना दिया इस तरीके से, जिसमें रियल वैल्यू को मैंने ले लिया रेजिस्टेंस और इमेजिनरी वैल्यू को मैंने ले लिया जे ओमेगा एल, तो इसका रूट्स कैसा बनेगा? सर ये एक सर्कल को दिखाएगा जिसका सेंटर कहां पे होगा? 0 पे होगा। क्लियर है नहीं है? और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? जेड नोट होगी। होगी या नहीं होगी? क्या बोल रहा है? जेड माइनस जेड नोट, मतलब इसके अंदर वाला ये रीजन होगा ना, ये इसका क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग रीजन कहलाएगा। सर क्यों? क्योंकि सर ये जेड नोट से इंपीडेंस ज्यादा हो जाने पे तो ये ऑपरेट करेगा नहीं। देखो 0 से इंपीडेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां तक ऑपरेट कर सकता है? जेड नोट तक ऑपरेट कर सकता है। क्या उससे बाहर ऑपरेट करेगा? क्या नहीं करेगा सर। अगर इंपीडेंस की वैल्यू जेड नोट से ज्यादा हो गई तो वो फिर ऑपरेट नहीं करेगा, वो उसकी रीच से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल सही है। तो ये डार्क रीजन जो है ये आपका, इसको मैं किसको दिखा रहा है? ऑपरेशनल रीजन को दिखा रहा है। और इसके बाहर वाला रीजन होगा, इसके आउटसाइड वाला, वो आपका नॉन ऑपरेशनल होगा, या वहां पे आपका सिस्टम जो होगा वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो देखो एक टॉर्क इक्वेशन से इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। डिफ्लेक्शन आ जाएगा, कंट्रोलिंग आ जाएगा, डायरेक्शनल आ जाएगा, नॉन डायरेक्शनल आ जाएगा। क्लियर है नहीं है? रीच का पता लग जाएगा। हर एक चीज का आपको एक ही क्वांटिटी से पता लगता हुआ चलेगा। सर K3 और K4 की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल सही बात है। आगे चलो, ऑपरेटिंग टॉर्क, ये वाली टर्म आएगी, ये वाली, ये किसको दिखाएगा? रिस्ट्रेन को। ये किसको दिखाएगा? डिफ्लेक्शन को। और ये क्या होगा? सर ये दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऑपरेटिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये किसको दिखाएगा? डिफ्लेक्शन को। ये किसको दिखाएगा? रिस्ट्रेन को। क्लियर है नहीं है? देखो वही है, सब कुछ सेम। ओके आगे चलो, और क्या बता रहा है ये देखो। तो ऑपरेशन करने के लिए ये वाली टर्म इससे ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। देख लो, देखते हुए चलो फटाफट। वही है, सब कुछ सेम। देख लो, इसको क्या बोला था अपन ने? जेड नोट की किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना चाहिए। क्लियर है? चले आगे। ओके देखते हुए चलो। देखो जेड नोट, तो ये इस तरीके से कम होना चाहिए। जेड नोट क्या हो जाएगा? पिकअप वैल्यू। तो इट्स योर आरएक्स डायग्राम। किसका है ये? इंपेडेंस रिले का। क्या बिहेवियर आया था कि सर इंपेडेंस रिले के लिए जेड जो होना चाहिए वो जेड नोट से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब जेड माइनस जेड नोट जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। और ये बेटा किसका इक्वेशन होता है? सर एक सर्कल का इक्वेशन होता है। बेटा किसका इक्वेशन होता है? सर्कल का इक्वेशन होता है। होता है नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये यहाँ पे जेड नोड है, ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। और ये किसका डायग्राम हो गया? सर एक सर्कल का डायग्राम हो गया। अब देखो ना, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? सर डायग्राम हम लोगों ने समझ लिया, बिहेवियर हम लोगों ने समझ लिया, रिले वर्क कैसे करेगा वो हम लोगों ने देख लिया, एक इक्वेशन हम लोगों ने देख ली। तो इसको क्या बोलते हैं? इंपेडेंस रिले बोलते हैं। लेकिन देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था कि हमारा जो ऑपरेटिंग टॉर्क होता है, इस ऑपरेटिंग टॉर्क के पास में 2 टॉर्क होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्शन वाला और एक होता है आपका रिस्ट्रेन वाला। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो सर अगर मैं इंपेडेंस रिले की अगर मैं बात करूं तो इसमें जिस इंसान ने डिफ्लेक्शन दिखाया था वो मेरा कौन सा था? सर करंट वाली वेवफॉर्म थी। डिफ्लेक्शन दिखाया था सर मेरा K1I² ने। दिखाया था नहीं दिखाया था? बिल्कुल सही बात है सर। जिसने रिस्ट्रेन दिखाया था वो आपकी कौन सी वाली टर्म थी? वोल्टेज वाली टर्म थी। मतलब एक इंपेडेंस रिले के लिए डिफ्लेक्शन करंट दिखाता है और रिस्ट्रेन कौन दिखाता है? वोल्टेज दिखाता है। रिस्ट्रेन कौन दिखाता है? वोल्टेज दिखाता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? मैं इसको ये बोल सकता हूं कि सर इसका दूसरा नाम अगर मैं दूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि वोल्टेज रिस्ट्रेन
ये वोल्टेज रिस्ट्रेन है और करंट इसमें क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। करंट क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। कौन सा है ये कौन सा है, ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? अरे सर हम बहुत अच्छे से जानते थे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। मतलब इस रिले को मैं क्या भी कह सकता हूं, एक नॉन डायरेक्शनल रिले भी कह सकता हूं। और नॉन डायरेक्शनल रिले हमारा कौन सा आया था, ओवर करंट रिले आया था। और कौन सा आया था, ओवर करंट रिले आया था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये ओवर करंट रिले की तरह भी वर्क कर रहा है, क्योंकि वो भी नॉन डायरेक्शनल था और ये भी नॉन डायरेक्शनल है। अरे है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? तो बेटा इस तरीके से आपके रिस्ट्रेन और इसके ऊपर आप लोगों के इनके क्या कर दिए जाते हैं, नाम चेंज कर दिए जाते हैं। किस तरीके से नाम चेंज किए जाते हैं देखो जरा। तो इसको आप क्या भी कह सकते हो, तो इट्स द अनदर नेम ऑफ इंपीडेंस रिले। रिले का दूसरा नाम इसे क्या बोल सकते हैं, तो सर इसमें वोल्टेज का रिस्ट्रेन होता है। वोल्टेज का क्या होता है, रिस्ट्रेन होता है। और डिफ्लेक्शन कौन दिखाता है, करंट दिखाता है। तो सर मैं इसे वोल्टेज रिस्ट्रेन और डिफ्लेक्शन और क्या बोल सकता हूं, करंट डिफ्लेक्शन भी बोल सकता हूं। और करंट जिसमें डिफ्लेक्शन दिखाता है वो क्या होता है, सर वो ओवर करंट रिले होता है। सर ओवर करंट रिले में भी स्प्रिंग जो होती थी वो रिस्ट्रेनिंग का दिखा रही थी, और जो आपका डिफ्लेक्शन था वो कौन दिखा रही थी, करंट दिखा रही थी। दिखा रही थी कि नहीं दिखा रही थी, बिल्कुल सही बात है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज रिस्ट्रेन और क्या है, ओवर करंट रिले। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि आपका क्या आ रहा है, K1I², और सर K1I² तो ओवर करंट रिले में आता है। क्लियर है या नहीं है? और क्या भी बोल सकते हो इसको, नॉन डायरेक्शनल भी बोल सकते हो कि दोनों ही क्वांटिटी में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो क्या बोल सकते हो कि सर वोल्टेज रिस्ट्रेन दिखा रहा है और बिहेवियर कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। तो आप अगर इंपेडेंस रिला आपको कहीं दिख जाए उसका मतलब भी यही है। अगर आपको वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले अगर ये नाम दिख जाए तो इसका मतलब भी इंपेडेंस रिले है। और अगर आपको वोल्टेज रिस्ट्रेन नॉन डायरेक्शनल रिले अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब भी क्या है बेटा, रिस्ट्रेन ही आपका आता है। क्लियर है नहीं है? तो ये आपके इंपेडेंस रिले के अदर नेम्स हो जाते हैं। अब देखो खास बात जो है ना, एक चीज को और आप समझते हुए चलना ध्यान से। देखो मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूं, सर हम बात कर रहे हैं रिलेज की, ओके। और ये जो रिले की बात हम कर रहे हैं ये उन रिले की बात कर रहे हैं जो रिले आपके किसके ऊपर यूज हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। सही बात है कि नहीं है? ओके सर हमने देखा था क्लासिफिकेशन की, ये 3 तरह के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंपेडेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, और कौन सा होता है, मोह होता है। अब मुझे ये भी पता है कि सर मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन भी 3 है, शॉर्ट है, मीडियम है और कौन सी है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि शॉर्ट के लिए इन तीनों में से कौन सा होगा, मीडियम के लिए इन तीनों में से कौन सा होगा, और लॉन्ग के लिए इन तीनों में से कौन सा होने वाला है। सही बात है कि नहीं है? तो क्या करोगे, अरे बेटे नाम के हिसाब से चल। क्या है, हमें अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की, कैसी होती है ट्रांसमिशन लाइन, सर मैंने कल भी बताया था बेटा, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस और क्या होता है यहां पे, कंडक्टेंस होता है। ये C होता है, ये L होता है, ये क्या होता है आपका R होता है। सर ये पैरामीटर किस तरीके से इंक्लूड होते हैं, तो बेटा ये पैरामीटर इंक्लूड होते हैं लेंथ के इंक्रीमेंट के हिसाब से, लेंथ के इंक्रीमेंट के हिसाब से। अब ध्यान से समझना क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला सपोज दैट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्या बोला मैंने, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। सर इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा जिसकी लेंथ तेरी कहां से कम हो, 80 किलोमीटर से कम हो। जब तेरी लेंथ 80 किलोमीटर से कम होगी तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम कैसा होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे ट्रांसमिशन लाइन टॉपिक आएगा। क्लियर है? यहां सिर्फ इतना देख लो कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है। तो सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका रेजिस्टेंस होता है, आपका क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। सर ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। सर इसमें C क्यों नहीं है, G क्यों नहीं है? अरे बेटा मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है मेरे पैरामीटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कल ही मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर इंपेडेंस की बात करो तो वो पर यूनिट इंपेडेंस मल्टीप्लाई विद किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा कि तुम कितनी लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे हो। है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये किसका डायग्राम हो गया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम हो गया। अब बेटा एक चीज को जरा ध्यान से समझना, 2 बातें होती है।
एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस और एक होता है कैपेसिटेंस। सर इन तीनों में क्या क्या बिहेवियर है? तो देख बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है ये तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें होते हुए करंट गई तो वो कितना क्या करेगी? अपोजिशन करेगी। सही बात नहीं है? लेकिन इंडक्टेंस क्या होता है सर? तो इंडक्टेंस जो आता है वो आता है बेटा तेरा मूवेबल चार्ज की वजह से। अगर तेरे किसी डायग्राम में, अगर तेरे किसी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। एम्पियर्स लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से क्या आता है? इंडक्टेंस आता है। अब देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी ट्रांसमिशन लाइन में अच्छी खासी पावर का फ्लो होना है। अब अच्छी खासी पावर का फ्लो हो रहा है तो करंट भी ठीक ठाक रहनी है। अब करंट कंटिन्यूसली तरीके से फ्लो होती रहेगी तो मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस होता है वो अच्छा खासा होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे कंडक्टर लेते हैं तो अच्छे कंडक्टर लेने की वजह से उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। तो अगर मैं एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए बात करूं जहां पे लेंथ काफी कम है, जहां पे 80 किलोमीटर की ही लेंथ है, तो अगर इस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इससे ये मेरे इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है, जो इसका इंपेडेंस होता है, ये आपका काफी ज्यादा हाई होता है। किसके कंपैरिजन में? सर ये कंपैरिजन हो गया आपका किसका? रेजिस्टेंस का। सर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। तो अगर मैं इसका इंपेडेंस लिखूंगा किसके लिए? एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब मैं क्या लिखूंगा? इंपेडेंस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? तो सर मैं लिखूंगा कि जेड अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा सर आर प्लस जे ओमेगा एल, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? या मैं लिखूंगा सर आर प्लस जे एक्स एल, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बिल्कुल सही बात है सर। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया रिएक्टेंस। किसका रिएक्टेंस है ये? सर इंडक्टेंस की वजह से। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन कैसी है बेटा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। कौन सी है? शॉर्ट है। तो मतलब रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। किससे? इंडक्टेंस से। ये वाला फिनोमिना मतलब आपका इंपेडेंस किसके बराबर हो जाएगा? अरे सर जे एक्सएल के बराबर होगा। ये अप्रोक्सीमेटली जे ऑफ एक्सएल के बराबर हो जाएगा। अब इस जे ऑफ एक्सएल को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। अब हमारे पास रिले कितने थे? सर 3 थे। कौन कौन सा? इंपेडेंस है, रिएक्टेंस है और कौन सा है? मोह है। तो बताओ भाई, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा वाला रिले यूज में होगा? क्योंकि यहां पे इंपेडेंस किसके बराबर आ रहा है? रिएक्टेंस के बराबर आ रहा है। तो सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले यूज होता है? रिएक्टेंस रिले यूज होता है। कौन सा रिले यूज होता है? रिएक्टेंस रिले होता है। तो ये किसके लिए आ जाएगा? शॉर्ट के लिए आ जाएगा। किसके लिए आएगा? शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए आएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अब देखो, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आगे बात करूं, मैंने बोला सपोज दैट एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का क्या मतलब हुआ? अरे सर अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका मतलब यह है कि उसकी लेंथ जो हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर आपके किसी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जहां आपकी आ रही है, अगर वो 80 से बड़ी हो और 200 किलोमीटर से कैसी हो? छोटी हो, तो आपकी क्या आ जाती है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है। ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होगी बेटा? आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो जाती है। सब लोग अच्छे से जानते हैं। अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखूंगा तो क्या होता है? तो सर उसमें 3 पैरामीटर होते हैं। रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है और कौन होता है? कैपेसिटेंस होता है। मतलब सर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाता जाता हूं धीरे धीरे कैपेसिटेंस का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो मैं कैपेसिटेंस को भी क्या कर लेता हूं? इंक्लूड कर लेता हूं। लेकिन कैपेसिटेंस अभी आना शुरू हुआ ही है। लेकिन ये तो शॉर्ट में भी था। आर और जे एक्सएल ये दोनों तो शॉर्ट में भी थे और ये माइनस ऑफ जे एक्सी ये तो अभी अभी आया है। तो इसका इफेक्ट रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इन दोनों का इफेक्ट जबरदस्त तरीके से रहने वाला है। मतलब अगर आप बात करो तो इसका इंपेडेंस जेड जो लिखोगे वो आप लिखोगे जे आर प्लस जे ऑफ एक्सएल। क्या सर अब मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जे ऑफ एक्सएल से बहुत कम है? क्या अब मैं ये बोल सकता हूं क्या? अरे नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने अब लेंथ जो है वो काफी ज्यादा हाई ले ली है। तो धीरे धीरे थोड़ा रेजिस्टेंस जुड़ के मेरा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा?
इफेक्टिव हो जाएगा। तो क्या मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्या मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे इस कैपेसिटेंस के बिहेवियर में और इस इंपीडेंस के बिहेवियर में कौन ज्यादा डोमिनेंट है? डोमिनेंट कौन है? सर डोमिनेंट आपका इंपीडेंस है, क्योंकि ये तो अभी अभी आया है बेचारा, शॉर्ट में तो ये था भी नहीं, लॉन्ग में जस्ट आने की कोशिश की है इसने। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ये पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट दिखाएगा जरूर, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। यहां पे डोमिनेंट जो इफेक्ट होगा वो डोमिनेंसी किसकी होगी? इस इंपीडेंस की होगी। किसकी होगी? इंपीडेंस की होगी। तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मीडियम के लिए आपको क्या दिखा? इंपीडेंस दिखा। मीडियम के लिए आपको क्या दिखा? इंपीडेंस दिखा। मतलब क्या दिखा? जेड दिखा। क्लियर है नहीं है? तो मतलब कौन सा रिले यूज करूंगा? इंपीडेंस रिले। मतलब इंपीडेंस रिले जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा बेटा? सर मीडियम के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? मीडियम के लिए यूज होगा। अगर तेरी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अगर आ जाती है तो मतलब तेरी लेंथ कितनी है? सर 200 से ज्यादा है। अरे बिल्कुल सही है। क्या हुआ था? मीडियम में कैपेसिटर जस्ट आया ही था, लेकिन इसके लिए तो कैपेसिटर इफेक्टिव बन जाएगा क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। तो यहां पे रेजिस्टेंस भी आएगा, इंडक्टेंस भी आएगा, और यहां पे क्या भी आएगा? कैपेसिटेंस भी आएगा, और यहां पे क्या भी आ जाएगा? मोह वाला ये तेरा क्या भी आ जाएगा? जी भी आ जाएगा। तो यहां पे लीकेज भी आ जाएगा, कैपेसिटेंस भी आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? जे ऑफ एक्सएल भी आ जाएगा। अरे बेटा मोह का क्या मतलब होता है? समझा है आप लोगों ने? सर मोह क्या होता है? अरे मोह होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस या 1 अपॉन इंपीडेंस भी बोल सकते हो। इंपीडेंस के उल्टे को ही क्या बोलते हैं? मोह बोलते हैं। 1 अपॉन जेड भी इसको आप बोल सकते हो। 1 अपॉन जेड भी हम इसको बोल सकते हैं। अरे 1 अपॉन जेड का क्या मतलब है भाई? 1 अपॉन जेड का क्या मतलब है? 1 अपॉन जेड का मतलब होता है एडमिटेंस। जेड को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। जेड को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। तो 1 अपॉन जेड को क्या बोलेंगे? एडमिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडमिटेंस बोलेंगे। और एडमिटेंस कौन दिखाएगा? सर कैपेसिटेंस दिखाएगा। कौन दिखाएगा? सर ये जी तो एडमिटेंस ही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है। तो अगर मीडियम में और लॉन्ग में अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मीडियम के लिए इन दोनों का इफेक्ट जो होता है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं लॉन्ग में जाता हूं इस कैपेसिटेंस का और इस लीकेज वाले का इफेक्ट ज्यादा हाई हो जाता है, इनका अच्छा खासा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अगर दोनों में क्लासिफाइड करूं तो मैं क्या बोलूं कि मीडियम में इन दोनों का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इनका इफेक्ट जबरदस्त तरीके से हो जाता है। तो इन्हीं के आधार पे मैं मीडियम को और लॉन्ग को क्या कर सकता हूं? अलग अलग कर सकता हूं। क्लियर है नहीं है? तो ये दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। इनके किसकी हम बात करते हैं? एडमिटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एडमिटेंस की बात करते हैं। तो मतलब रिले का क्या नाम होना चाहिए? एडमिटेंस रिले होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? एडमिटेंस रिले होना चाहिए। और एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है? मोह होती है। जैसे इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है? इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। वैसे एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है? मोह होती है। तो आप इसको मोह रिले भी बोल सकते हो, या इसको क्या भी बोल सकते हो? एडमिटेंस रिले भी बोल सकते हो। लेकिन खास बात क्या है कि ये किसके लिए यूज में होगा? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में लिया जाएगा। तो आपको तीनों रिले के बारे में यह पता लग गया कि कौन सा रिले किसके लिए यूज में लिया जाएगा। इंपीडेंस रिले मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ओके। आपका रिएक्टेंस रिले मतलब आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। आपका मोह रिले या आपका एडमिटेंस रिले मतलब आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है नहीं है? तो अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंपीडेंस। क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने? इंपीडेंस। मतलब ये इंपीडेंस रिले किसके लिए यूज में लिया जाएगा? सर इंपीडेंस रिले यूज में लिया जाएगा, वो होगी मेरी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होने वाली है। सर ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में लिया जाएगा। चले जरा आगे देखो, एप्लीकेशन इट्स यूज्ड इन दी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो ये किसमें यूज होगा? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज लिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? सब कुछ क्लियर है? अब देखो जरा आगे चलते हैं, ध्यान से समझो। ओके, तो अगला हमारा कौन सा हो गया? रिएक्टेंस रिले। इंपीडेंस हो चुका है आपका, अब अगला क्या आ गया? रिएक्टेंस। देखो सबसे पहले नाम क्या है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को किससे दिखाते हैं? एक्स से। ये क्या होता है? ये होता है मेरा रिएक्टेंस। बिल्कुल सही है। क्या बनाना है मुझे? रिएक्टेंस बनाना है। सर रिएक्टेंस क्या है? सोचो, सपोज दैट एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इस तरीके से सीरीज में लगे हुए हैं। सपोज दैट ये R है, ये J ऑफ X है।
तो टोटल इंपीडेंस क्या हो जाएगा सर R प्लस JX हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसका क्या नाम होता है सर, इसको बोलते हैं हम इंपीडेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंस। मतलब सर ये वाला रिले इसकी बात कर रहा है, इस JX की बात कर रहा है। अगर इन तीनों का मैं डायग्राम बनाना चाहूं, कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम, तो सर इन तीनों का फेजर डायग्राम कैसा होगा, ये लो सर, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ओके। ये रिएक्टेंस का है सर, ये J से मल्टीप्लाई है। J का मतलब क्या होता है, अरे J का मतलब होता है सर, J का मैग्नीट्यूड तो होता है 1, और ये फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है कितने का, 90 डिग्री का। मतलब अगर R यहां पे है तो X से J मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब R अगर यहां पे है सर, तो ये आपका J इंटू एक्स यहां रहने वाला है, रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, सही बात है सर। इसको और इसको अगर मैंने जोड़ा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा, तो ये जो मुझे मिलेगा, ये मुझे क्या मिलेगा, Z मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, Z मिलेगा। सही बात है नहीं है, ओके। मान लो इनके इस बीच के एंगल को मैंने नाम दे दिया क्या, थीटा। क्या बोल दिया मैंने इसको, थीटा बोल दिया, ठीक है सर। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये R की वैल्यू क्या होगी इस Z के रेस्पेक्ट में, तो अगर इसका मैं नीचे वाला कंपोनेंट लूं तो मैं R को क्या बोल सकता हूं सर, R को बोल सकता हूं मैं Z कोस थीटा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। इस JX को मैं क्या बोल सकता हूं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो आपका X है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं Z साइन थीटा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अब सर हम Z को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, Z क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, Z क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। लेकिन मुझे सिर्फ वोल्टेज करंट से काम नहीं चलेगा, मेरे पास एंगल भी होना चाहिए, मेरे पास एंगल भी होना चाहिए। मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, साइन थीटा भी चाहिए। जब ये दोनों आएंगे तो ही मेरे सिस्टम में क्या बन पाएगा, रिएक्टेंस बन पाएगा। तो ही क्या बन पाएगा, रिएक्टेंस बन पाएगा। तो आप लोगों ने दोनों जो डिफ्लेक्शन और रिस्ट्रेन वाला लिया था, वो लिया था जिनमें एंगल नहीं था। एक में वोल्टेज था, एक में करंट था, दोनों का रेशियो ले लिया, आपका काम बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन यहां पे आपको क्या भी चाहिए, एंगल भी चाहिए बेटा, एंगल भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। अब जरा ध्यान से समझिए, सर मेरी टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, सर मेरा टो जो हो जाएगा ये है आपका K1I स्क्वायर प्लस इट्स ओवर K2 V स्क्वायर प्लस ओवर K3 VI कॉस ऑफ थीटा माइनस टो प्लस ओवर K4। यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है सर, यही होता है। अब मुझे क्या बनाना है बेटा, क्या बनाना है मुझे, सर मुझे बनाना है रिएक्टेंस। मुझे क्या बनाना है, रिएक्टेंस। मतलब मुझे बनाना है Z साइन थीटा। Z का मतलब होता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। मतलब आपको यह बनाना है V अपॉन I साइन ऑफ थीटा। अब बताओ कैसे बनाओगे, अब बताओ कैसे बनाओगे। सर पहली बात तो मुझे यह समझ में आ गया कि मुझे इसमें थीटा की जरूरत है, और इन सारी टर्म्स में आपका एंगल जो है ना वो सिर्फ ये वाली टर्म कैरी कर रही है। क्लियर है, बाकी किसी के पास एंगल नहीं है। ओके, तो मुझे एक तो मेरे इसमें रिक्वायरमेंट होगी ये वाली टर्म, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये डिफ्लेक्शन को दिखाएगी कि रिस्ट्रेन को दिखाएगी, अरे सर ये कुछ भी दिखा सकती है। ये वाली टर्म डिफ्लेक्शन को भी दिखा सकती है, ये वाली टर्म रिस्ट्रेन को भी दिखा सकती है। डिपेंड करेगा कि इसके साथ में कौन सी टर्म आ रही है। चलो ये बात भी ठीक है। ये जो टर्म होती है वो डायरेक्शनल होती है कि नॉन डायरेक्शनल होती है, सर ये वाली टर्म कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये यहां पे क्या आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया। मतलब क्या पता चला, सर ओवर करंट रिले पढ़ा था वो भी नॉन डायरेक्शनल था, इंपीडेंस पढ़ा था वो भी नॉन डायरेक्शनल था, लेकिन यहां पे एक क्वांटिटी आ चुकी है, कौन सी, डायरेक्शनल वाली। मतलब सर ये रिले कैसा होने वाला है, डायरेक्शनल होने वाला है। ओके वेरी गुड। अब देखो भाई इसके पास क्या क्या है, वोल्टेज है, करंट है, एंगल है। चलो ठीक है मान लिया। अब आपने बनाना क्या है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बनाना है और एंगल मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं करंट से, अगर मैं करंट के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दूं तो एक करंट से एक करंट कट जाएगा और वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बन जाएगा। क्लियर है नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा। और पीछे तो एंगल वाली टर्म है ही सही, कोस थीटा कोसाइन थीटा बना लेंगे। चलो ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब सर इसके नीचे करंट का स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए। ओके, करंट का स्क्वायर कौन सी टर्म में है, सर इस वाली टर्म में है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी टर्म मिल गई, दो टर्म मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई।
अब ये वाली टर्म कौन सी है सर? ये करंट की है। ये किसको दिखाती है बेटा? ये किसको दिखाती है? ये डिफ्लेक्शन को दिखाती है, ये रिस्ट्रेन को दिखाती है। तो सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये करंट की जो ये वाली इक्वेशन होती है ये हमेशा किसको दिखाती है? डिफ्लेक्शन को दिखाती है। किसको दिखाएगी? डिफ्लेक्शन को दिखाएगी। तो ऑटोमेटिकली इस टर्म को क्या दिखाना पड़ेगा सर? इसको रिस्ट्रेन दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? रिस्ट्रेन दिखाना पड़ेगा या कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये वाली टर्म तो नॉन डायरेक्शनल है, पर ये वाली टर्म डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, एक भी टर्म अगर डायरेक्शनल आ गई तो पूरा का पूरा रिले कैसा हो जाएगा? डायरेक्शनल हो जाएगा। मतलब ये रिले कैसा होने वाला है? डायरेक्शनल होने वाला है। अब देखो सारी बातें एकदम क्लियर हो गई। क्या क्या? पहली बात ये डायरेक्शनल होने वाला है। रिएक्टेंस है, मतलब ये कौन से के लिए यूज होगा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन कौन दे रहा है? करंट वाली टर्म देगी, मतलब इसमें करंट का डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है नहीं है? इसमें रिस्ट्रेन कौन दे रहा है? जो ये देखो ये तो करंट वाली थी, ये वोल्टेज वाला था, इसको हमने क्या बोला था? फेज। क्या बोला था इसको हमने? फेज, क्योंकि इसमें एंगल आ रहा है। तो फेज वाली जो टर्म है वो इसमें क्या दे रही है? रिस्ट्रेन दे रही है। मतलब इसमें रिस्ट्रेन किसका होता है? फेज का होता है। और क्या बोल सकते हो? इसके लिए इस K2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इस K4 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है। क्लियर है नहीं है? तो एक इक्वेशन काम सब कुछ कर देगी। क्लियर है कि नहीं है? तो सारी बातें पता लग गई हम लोगों को। अब चले जरा आगे, देखो ध्यान से समझना। ओके, हाँ, यहां पे दो एंगल और है, एक थीटा है एक टो है। इनको और समझ लीजिए, इनका क्या क्या मतलब है। थीटा जो है इसका मतलब है इंपीडेंस एंगल। क्या है? इंपीडेंस एंगल। इंपीडेंस एंगल कौन सा वाला सर? ये रहा ना इंपीडेंस। ये जेड को जो दिखा रहे थे हम लोग आर और एक्स के द्वारा, उसके यहां पे जो एंगल आ रहा था वो कौन सा था? यही तो है थीटा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस एंगल। और मुझे इक्वेशन में भी यही चाहिए, जेड साइन थीटा ही चाहिए मुझे। सही बात है कि नहीं है? तो ये तो होता है इंपीडेंस एंगल। और ये जो टो मैं दिखा रहा हूं, ये टो कौन सा एंगल होता है? ये टो कौन सा एंगल होता है? तो बेटा ये एंगल होता है आपका एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होगा वो एंगल आपका क्या कहलाता है? टो कहलाता है। पावर फैक्टर एंगल भी आप उसको बोल सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में दो एंगल होते हैं, एक पावर फैक्टर एंगल होता है, एक इंपीडेंस एंगल होता है। ये सबके क्लियर है कि नहीं है? अगर नहीं हो तो बताओ मैं जरा थोड़ा सा। ओके, सुन लो जरा ध्यान से, देख लो एक बार। जैसे मैंने बोला यहां पे ये सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज भी है इसका। ठीक है, ये इस तरीके से एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है कुछ रिएक्टेंस है। और यहां जाके आपने क्या लगा दिया? इसके ऊपर ये लोड लगा दिया। ठीक है सर, मेरा ये क्या हो गया? लोड हो गया। ठीक है बेटा, ओके। तो लोड जो होता है इसका क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। मतलब इसके ऊपर क्या रहने वाला है? वोल्टेज भी रहेगा और इसमें क्या रहेगी? करंट भी रहेगी। तो इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में कितना एंगल होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये इस लोड का पावर फैक्टर डिसाइड करेगा। अब इस वोल्टेज में और इस करंट के बीच में इसका और इसका कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर है नहीं है? क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा? लोड का पावर फैक्टर। अब लोड लीडिंग हो सकता है, लैगिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? ओके, तो पावर फैक्टर को क्या लिखते हो आप लिखते हो ना जैसे cos ऑफ फाई, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ये फाई जो होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है? पावर फैक्टर एंगल एंड द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर है नहीं है? ओके। लेकिन यहां जब आप सोर्स वोल्टेज की बात करोगे तो यहां पे जाने वाली सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज की बात करोगे तो इसके लिए तो करंट इधर जा रही है, इसमें लोड भी आ गया और आर और जेएक्स भी आ गया। तो क्या इसकी वजह से एंगल नहीं आएगा क्या? अरे सर अभी तो डायग्राम देखा था, आर ए से है, जेएक्स ए से है, तो जेड मेरा यहां होता है। तो सर इस तरीके से क्या एंगल आ जाता है? थीटा एंगल आ जाता है। मतलब इंपीडेंस एंगल होता है इस तरीके से इन वाले पैरामीटर्स का। क्लियर है? और पावर फैक्टर एंगल किसका होता है? लोड का होता है। किसका होता है? लोड का होता है। हम नहीं बोलते क्या कि भाई लेगिंग पावर फैक्टर का लोड लगा हुआ है, लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगा हुआ है। सही बात है कि नहीं है? तो वो यही बात है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, चले आगे। देखो भाई जरा ध्यान से। तो सबसे पहले तो अरे सर बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए K2 0 होता है, K4 0 होता है। इसमें दो ही टर्म होती है। कौन कौन सी होती है? K1I², बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी कौन सी होती है सर? K3VI cos ऑफ थीटा माइनस टो। जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल। और ये वाली टर्म किसको दिखाती है सर? डिफ्लेक्शन को। और ये वाली किसको दिखाती है? रिस्ट्रेन को। तो आपका ऑपरेटिंग टॉर्क कितना हो जाएगा सर? डिफ्लेक्शन टॉर्क माइनस रिस्ट्रेन टॉर्क। बिल्कुल है, सही है।
अगर ये ऑपरेट करे तो क्या होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए और रिस्ट्रेन या कंट्रोल कम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां पे थीटा क्या था, इंपेडेंस है, लेकिन ये टो क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। बिल्कुल क्लियर है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, मैं रिएक्टेंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, एक्स की बात कर रहा हूं। क्लियर है नहीं है? तो सपोज दैट ये एक JX है सर, ये एक क्या है, JX है, इसमें करंट जा रही है I और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V। तो सर करंट और वोल्टेज में एंगल कितना होगा? अरे बेटा अगर तू I नहीं देखेगा तो तेरा V डिवाइड बाई JX आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और इस J का क्या मतलब होता है सर, 1 विद एंगल 90 डिग्री। मतलब बेटा करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्योंकि सर रेजिस्टेंस को तो आप नेग्लेक्ट कर चुके हो, सिर्फ रिएक्टेंस लिया है और रिएक्टेंस तो कितना एंगल देता है, 90 डिग्री का एंगल देता है। कितने का देता है, 90 डिग्री का एंगल लेता है। मतलब इसके लिए यहां पे टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और थीटा तो आपका इंपेडेंस एंगल है ही सही भाई, थीटा तो आपका इंपेडेंस एंगल है ही सही। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन गया मेरा कोस ऑफ थीटा माइनस 90। बना कि नहीं बना? या आप इसको लिख सकते हो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोस ऑफ थीटा लिखो या कोस ऑफ माइनस थीटा लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है नहीं है? तो कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे बेटा यही तो चाहते थे हम, जेड साइन थीटा बन रहा था कि नहीं बन रहा था, वही तो बनाना पर्पज है हमारा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो सकता है, थीटा इज द एम्पीडेंस एंगल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल क्लियर है। एंड इट्स द एंगल बिटवीन द योर वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है? चले आगे। तो रिएक्टेंस विल प्रोवाइड द 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन। तो टो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा सर। टो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो cos ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। देखो इंपेडेंस डायग्राम मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, देख लीजिए। ऑपरेशन होगा तो टो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अब देखो ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी, आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है जेड साइन थीटा। मतलब इस करंट को इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया, K3 को ले आए इधर, तो ये बन गया V डिवाइड बाई I साइन ऑफ थीटा। बन गया कि जेड साइन थीटा नहीं बना? बिल्कुल बन गया सर। तो ये बन गया आपका K1 डिवाइड बाई K3 इज लेस देन योर जेड साइन थीटा। और इस जेड साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, x। और ये क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू किसी कांस्टेंट x0 से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अरे यही तो पढ़ रहे थे हम। क्लियर है? इसमें छोटी वाली वैल्यू आएगी क्योंकि रीच होता है भाई, उससे ज्यादा डिस्टेंस तक वो काम नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों ने लगा दिया, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, समझिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, और यहां आप लोगों ने क्या लगा दिया बेटा, सर्किट ब्रेकर लगा दिया। तो ये किसी पर्टिकुलर लंबाई तक ही ऑपरेट करेगा, इसके बाद में ये ऑपरेट नहीं करेगा। कई बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को। क्लियर है नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी रिएक्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपका इसका जो ऑपरेशन करने का रीजन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर एक्स नोड से कम वाले रीजन में ही होगा, कि ये भाई ये इतनी लंबाई तक ही आपका क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। इससे आगे अगर गए तो ये इसकी रीच से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, पहुंच से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो ऑपरेशन को कैसे दिखाओगे, कि जब तक x की वैल्यू इस x नोड से कम है, जब तक वो उसकी पहुंच में है, जब तक वो उसकी रीच में है, तो ये सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, ऑपरेट कर लेगा। ये रिले क्या कर लेगा, ऑपरेट कर लेगा। अदरवाइज ये रिले ऑपरेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चले आगे, आगे चले। देखो जरा ध्यान से, ये जेड ऑफ साइन थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, इसी तरीके से। क्लियर है सब? देखो अब यहां पे अगर मैंने बोला कि RX डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ, RX डायग्राम बनाओ, तो आप बोलोगे सर R तो इसमें आया ही नहीं, इसमें तो X ही X है। क्यों? क्योंकि भाई सर जो जेड होता है वो होता है मेरा R प्लस JX। बिल्कुल सही बात है, R प्लस JX होता है। क्लियर है? लेकिन सर रिएक्टेंस जो डायग्राम होता है, रिएक्टेंस जो रिले होता है, वो तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या था, अरे भाई शॉर्ट की क्या खास बात थी सर, खास बात ये थी कि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम रहता है। किससे, JX से, X से काफी कम है। मतलब जेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, JX के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या उसे R से कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो R के ऊपर ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है। R के ऊपर कैसा है,
इंडिपेंडेंट है। आर की कोई भी वैल्यू रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्स की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही वैल्यू किसकी रहेगी, इंपीडेंस की रहेगी। तो अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाना है, किसका डायग्राम बनाना है, इस आर के बीच में और इस एक्स के बीच में अगर डायग्राम बनाना है तो जितनी वैल्यू x की रहेगी उतनी ही वैल्यू किसकी हो जाएगी, z की हो जाएगी। क्या r की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या नहीं करेगा। देखो r की वैल्यू कितनी भी हो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। क्लियर है नहीं है। तो ये एक आपकी क्या है, ये एक आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से बढ़ते बढ़ते मान लो यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है, x नोड है। तो सिस्टम कब ऑपरेट करता है सर, जब आपके x की वैल्यू x नोड से कैसी रहे, कम रहे। अब यहां तक x नोड है, इससे आगे जाओगे तो x नोड से ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये डार्क वाला रीजन है, ये आपके किसको दिखा रहा है, ऑपरेशनल रीजन को दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं है। और इस x नोड से ऊपर आपका ऑपरेशन होगा क्या, नहीं होगा सर। अभी तो डिराइव किया था कि x लेस देन हो जाना चाहिए किससे, x नोड से, एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होना चाहिए, तभी मेरा सिस्टम क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है। चले आगे, आगे चले, बिल्कुल क्लियर है। देखो इसके नाम दे सकते हो, दूसरा क्या नाम दोगे बताओ। डिफ्लेक्शन किसने दिया, करंट ने, ठीक है। और आप लोगों का रिस्ट्रेन किसने दिया, सर फेज वाले ने रिस्ट्रिक्शन दिया था। और फेज वाले को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शनल रिस्ट्रेन, ठीक है। और डिफ्लेक्शन किसने दिया, करंट डिफ्लेक्शन, मतलब डायरेक्शनल रिस्ट्रेन करंट डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। और करंट डिफ्लेक्शन किसको क्या भी बोल सकते हैं हम, ओवर करंट भी बोल सकते हैं। मतलब डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले भी इसको बोला जा सकता है। बोला जा सकता है नहीं बोला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो रिले विल ऑपरेट, तो क्या है, ऑपरेटिंग रीजन इज लार्ज, दिख रहा है हम लोगों को। आगे देखो x इक्वल टू के नोट, इट्स अ पिकअप वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सब कुछ क्लियर है। अरे सब कुछ क्लियर है ना। इससे बाहर चले जाएगा तो ऑपरेट नहीं करेगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है आर की वैल्यू लेस देन, ये सारी चीजें वही है। अनदर नेम भी मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, क्या हो सकता है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेन, क्योंकि फेज वाला कौन सा होता है, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शनल रिस्ट्रेन, और वो डिफ्लेक्शन किसने दिया था, करंट वाले ने। तो करंट डिफ्लेक्शन बोल सकते हो, या करंट डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, ओवर करंट बोलते हैं। तो डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है नहीं है। तो आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों के क्लियर रही होगी, ये रिएक्टेंस आप लोगों के पूरा क्लियर रहा होगा। एडमिटेंस रिले, अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या भाई, किसके लिए यूज में होगा, किसके लिए यूज में होगा, सर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में होगा। क्या बनाना है, एडमिटेंस, इंपिडेंस नहीं बनाना, क्या बनाना है, एडमिटेंस बनाना है। तो एडमिटेंस y क्या होता है, y होता है सर 1/z। ओहो क्या होता है भाई, 1/z होता है। और 1/z जो होता है ना बेटा आपका, वो क्या होता है सर, 1/z की अगर आप बात करोगे तो ये मोह हो गया। क्या हो गया, ये मोह हो गया। तो ये आपका जो z आ जाएगा, तो इसका मतलब ये करंट डिवाइड बाय वोल्टेज से बनने वाला है। दोनों का रेशियो कैसा होने वाला है, उल्टा होने वाला है। कैसा होने वाला है, उल्टा होने वाला है। आपका जो रिले आ रहा है कौन सा, एडमिटेंस या कौन सा, मोह रिले, ये किसकी वजह से आ रहा है सर, ये आ रहा है कैपेसिटर की वजह से। याद है ना आप लोगों को, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये मीडियम तक, यहां तक थी मीडियम है, तो मीडियम में कैपेसिटर का इफेक्ट तो था, कैपेसिटर के इफेक्ट को इंक्लूड तो किया था, लेकिन इसमें ज्यादा खतरनाक इफेक्ट किसका था, इस इंपीडेंस का था। अब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी कैपेसिटर भी अपना दबदबा बना लेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जैसे रिएक्टेंस रिले हम लोगों ने पढ़ा था एक्स का बिहेवियर शॉर्ट के लिए, वैसे ही लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में दबदबा किसका रहेगा, इस कैपेसिटर का रहने वाला है। क्लियर है नहीं है। लेकिन इसका दबदबा कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये मीडियम से आ चुका है। क्लियर है नहीं है। तो अगर आप एक कैपेसिटर के बिहेवियर को दिखाने की कोशिश करो, अगर आप किसको दिखाओ, एक कैपेसिटर के बिहेवियर को दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे सर। अगर मैं इन दोनों का एडमिटेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से लिखना। अगर मैं लिखूं एक्स ऑफ सी क्या होगा, तो सर एक्स ऑफ सी होता है 1/j⍵c। क्लियर है। और ये तो रेजिस्टेंस है ही सही, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो जी है ही सही। ओके, तो टोटल एडमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो y को मैं क्या लिखूंगा सर, 1/x को लिखते हैं y। ओके, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं g + j⍵c। तो ये आपका क्या हो गया, एडमिटेंस हो गया। क्या हो गया, ये आपका एडमिटेंस हो गया। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकता हूं सर मैं करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। और क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं लिख सकता हूं 1/z लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1/z। पर यहां पे लीकेज का इतना इफेक्ट नहीं है, ज्यादा इफेक्ट किसका है,
कैपेसिटेंस का है, ज्यादा इफेक्ट किसका है, कैपेसिटेंस का है। तो जिस तरीके से मेरा किसका डायग्राम था, इंपीडेंस का डायग्राम था, जिस तरीके से मेरा इंपीडेंस का बिहेवियर था उसी तरीके से मेरा किसका बिहेवियर रहेगा, एडमिटेंस का बिहेवियर रहेगा। क्या बिहेवियर रहने वाला है समझो जरा। सर एडमिटेंस y को मैंने अभी अभी लिखा है G प्लस J ओमेगा C। इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, दोनों पैरेलल में लगे हुए थे। अरे दोनों पैरेलल में लगे हुए थे इस तरीके से, तो पैरेलल में एडमिटेंस क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। क्लियर है, ये G का ये रेजिस्टेंस से दिखाया, G का मतलब है 1/R, एडमिटेंस है ये भी। क्लियर है, और ये क्या है आपका माइनस ऑफ JXC। XC क्या होता है 1/j⍵c, तो 1/j⍵c को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, j⍵c। और ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ही एडमिटेंस है तो इसको G लिख दिया। तो पैरेलल में है तो टोटल एडमिटेंस दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, सर G तो हो गया मेरा रियल वैल्यू, j⍵c J आ गया मतलब इसने 90 डिग्री का डिफरेंस दे दिया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, एडमिटेंस बन गया। और इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं, एडमिटेंस एंगल बोल सकता हूं, जैसे वहां हम क्या बोल रहे थे, इंपीडेंस एंगल बोल रहे थे। सही बात है नहीं है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन की वजह से आ रहा है। लेकिन रिएक्टेंस एंगल में, लेकिन रिएक्टेंस डायग्राम में ये इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, आपने सिर्फ इसकी बात की थी। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि वहां पे टो कितना हो गया था, 90 डिग्री हो गया था, सिर्फ रिएक्टेंस की बात की थी। लेकिन हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, एडमिटेंस की बात कर रहे हैं, मोह की बात कर रहे हैं। मतलब हम यहां इस y की बात कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए टो की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, क्या नहीं होगी, क्या इसके लिए टो की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, क्या नहीं होगी। क्लियर है नहीं है, तो हम लोगों ने क्या बनाना है बेटा, एडमिटेंस बनाना है। एडमिटेंस बनेगा तो वो क्या होने वाला है, सर अगर मेरा एडमिटेंस बनेगा तो मुझे बनाना है करंट डिवाइड बाई वोल्टेज। क्या बनाना है, करंट डिवाइड बाई वोल्टेज। अब ध्यान से समझना, चलू मैं आगे, चलू आगे चले। अब देखो यार, अब तो 2 हो चुके हैं आप लोगों के, तो आप लोगों को पता लग ही चुका है कि कैसे प्रोसीड होता है, क्या बिहेवियर होता है, तो आप लोगों को सब कुछ आ जाना ही चाहिए अब तो। क्लियर है, ओके। तो ये आपका टॉर्क की इक्वेशन K1 K4 बताते हुए चलना मेरे को, कहीं कुछ समझ। ये आपका ऑपरेटिंग टॉर्क हो जाएगा, इसमें एक टर्म आपकी ये वाली आ गई और दूसरी टर्म आपकी ये वाली आ गई, वोल्टेज वाली आ गई। ओके, हाँ 1 सेकेंड, कई बच्चों के माइंड में यहां पे कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है, सर मुझे तो बनाना था एडमिटेंस, ठीक है बेटा, तो एडमिटेंस तो मैंने बनाना था करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। ओके, तो मेरे पास सब 2 टर्म है ना यहां पे, कौन कौन सी टर्म है, सर मेरे पास एक तो K1I² है और दूसरी मेरे पास K2V² है। क्यों ना मैं इन दोनों को चूज कर लूं और दोनों को चूज करके क्या बना दूं, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट बना दूं। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये वाली जो टर्म होती है ये हमेशा किसको दिखाती है, डिफ्लेक्शन को दिखाती है, और ये वाली टर्म हमेशा किसको दिखाएगी, रिस्ट्रेन को दिखाएगी। किसको दिखाएगी, रिस्ट्रेन को दिखाएगी। तो जब तू इसको करेगा तो क्या बोलेगा कि सर ये K1I² माइनस ये ओवर K2V² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही बात नहीं है, तो जब इसके रीच का बिहेवियर देखेगा और इसको जब तू सोल्व करेगा तो सर इसका बिहेवियर तो कैसा बन जाएगा, इंपीडेंस रिले के जैसा बन जाएगा। कैसा बनेगा, इंपीडेंस रिले का जैसा बनेगा। सर इसकी वजह से तो प्रॉपर्टी ये आएगी कि Z लेस देन होना चाहिए किससे, Z0 से। तो क्या सर ये वाकई भी मेरे लिए सही बात है क्या, नहीं। क्या वाकई में सही है क्या, नहीं है, क्योंकि ये किसका बिहेवियर है, इंपीडेंस रिले का है। ये किसका बिहेवियर है, इंपीडेंस रिले का है। आपको क्या बनाना है, एडमिटेंस बनाना है। मतलब इन दोनों को चूज किए बिना, मतलब इसको इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है आपको, और क्या बनाना है आप लोगों ने, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बनाना है। तो और किस तरीके से बना सकता हूं, सर करंट वोल्टेज के लिए तो मेरे पास 4 थे, जिसमें से एक तो आपका पहला वाला तो ये था K1I², दूसरा आपका ये था K2V², तीसरा आपका ये रहा, ओके, और चौथा, ओके दूसरा भी वही लिख रखा है, और चौथा आपका क्या था, K4 था या नहीं था, ओके। तो इन दोनों को तो एक साथ में चूज कर नहीं सकता, तो और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मैंने वोल्टेज डिवाइड बाय करंट करना है, तो एक मैंने ले लिया ये, अब मुझे बनाना क्या है, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। ओके, तो यहां पे वोल्टेज है, करंट है, मुझे बनाना है करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। तो क्यों ना मैं इसको V² से डिवाइड कर दूं, एक V से एक V अगर कटेगा तो क्या बनेगा, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बनेगा। सही बात है कि नहीं है, ओके। तो अगर मैं एक टर्म ये ले लूं तो दूसरी टर्म में क्यों ना V² वाली टर्म ले लूं, तो क्या मेरा काम बन सकता है, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो क्या ये इंपीडेंस रिले हुआ, नहीं, ये अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोह रिले बोलेंगे। तो इसमें 2 कौन सी कंडीशन होती है, तो इसमें एक होता है K2V² वाली टर्म और एक कौन सी होती है, ये वाली टर्म। अब बाकी कहानी फिर से सब कुछ वही,
ये कौन सी होती है? डायरेक्शनल होती है। ये कौन सी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। तो रिले कैसा हो जाएगा? डायरेक्शनल हो जाएगा। रिले कैसा हो जाएगा? डायरेक्शनल हो जाएगा। ये किसको दिखाता है? हमेशा रिस्ट्रेन को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? सर ये डिफ्लेक्टिंग को भी दिखा सकता है और रिस्ट्रेन को भी दिखा सकता है, लेकिन साथ में कौन सी आ रही है? रिस्ट्रेन वाली आ रही है। तो अब ये किसको दिखाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दिखाएगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ऑपरेटिंग टॉर्क क्या होता है? सर डिफ्लेक्टिंग माइनस रिस्ट्रेन होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए सर, तभी ये क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। ये आपका और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बड़ा होना चाहिए किससे? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से। करंट डिवाइड बाय वोल्टेज को क्या लिखोगे? एडमिटेंस लिखोगे, वाई लिखोगे ना, सही है? हाँ, cos थीटा माइनस टॉ, और ये आपका ये हो गया। चलो आगे। अगर ये cos थीटा को मैं ले गया इधर और इसको मैं ले आया इधर, तो इसको 1/y को मैं क्या लिख सकता हूं? z लिख सकता हूं। ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ थीटा माइनस टॉ, और ये पूरा का पूरा बिहेवियर ये हो जाएगा। मतलब इस मैंने ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का मैंने एक तरीके से इनवर्स ले लिया है, या मैंने इसको क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है पूरी इक्वेशन को। तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बन गया है आपका 1/y cos ऑफ थीटा माइनस टो, ओके, और जो ग्रेटर देन वाला साइन था वो लेस देन वाला हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा k3 और नीचे आ जाएगा आपका k2। अब इस 1/y को तो मैंने क्या लिख दिया? z लिख दिया। ये नीचे की नीचे रह गया, और ये सारी इक्वेशन तो आपको दिख ही रही है। क्लियर? क्लियर है नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले आगे। सिर्फ मैंने इसको क्या किया है? उल्टा किया है। तो यहां से z जो है इसकी वैल्यू को इधर ले जाऊंगा, तो ये कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है। जब हम लोगों ने पढ़ा था इंपीडेंस रिले, ठीक है, तो वहां पे जो z आया था ना, वो कुछ ऐसा आया था, याद करो, आया था कि नहीं आया था? ये भी कोई फिक्स वैल्यू है, k2/k3 तो कोई फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इसको तो आप z नोट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है। एंगल क्या करेगा? परेशान करेगा भाई आपको, एंगल परेशान करेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें इंपीडेंस एंगल भी है और इसमें आपका क्या है? टो भी है। जैसे जैसे करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज होगा। अगर आपके एलिमेंट चेंज हुए, जैसे जैसे लंबाई चेंज होगी, तो लंबाई चेंज होने पे आपके मोह, एडमिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो आपका थीटा भी चेंज होगा। मतलब ये भी चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम, और ये भी चेंज होता रहेगा। मतलब ये थीटा और टो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है नहीं है? क्योंकि लोड भी चेंज होता रहता है, तो टो भी चेंज होता रहेगा। अलग अलग लंबाई की बात करोगे तो थीटा भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों वेरिएबल है। मतलब ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसी मिली है, जेड नोड कॉस ऑफ थीटा माइनस टो। अब ये इक्वेशन जी तो थी, वो किसकी थी? सर्कल की थी सर। किसकी थी? सर्कल की थी। कैसा सर्कल? जिसका जो सेंटर था, वो सेंटर कहां पे था? ओरिजिन पे था। कहां था? ओरिजिन पे था। अब देखो, ये भी जेड माइनस जेड नोट किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम ही है, ये बात तो सही है। मतलब होने वाला तो ये भी क्या है? एक सर्कल है। लेकिन ये वाला जो जेड नोट है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। जेड नोट कांस्टेंट है, लेकिन ये इसके साथ में मिलके ये टर्म कैसी है? वेरिएबल है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? वेरी करना शुरू कर देगा। मतलब इसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे नहीं है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। ये सर्कल वो है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जो हमारे इंपीडेंस का आरएक्स डायग्राम होता था। क्लियर है? लेकिन एडमिटेंस का या मोह का आरएक्स डायग्राम जो होगा, उसका डायग्राम तो आपका क्या होगा? एक सर्कल ही होगा, लेकिन उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये cos ऑफ थीटा माइनस टो उसे क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा, उसे वहां से थोड़ा सा क्या कर देगा? किसका देगा। सही बात है कि नहीं है? चले आगे। ओके, तो सिर्फ आप लोगों ने इतना ध्यान में रखना है, ज्यादा अंदर डिटेल मत जाना, मैंने पहले बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है आप लोगों को। तो यहां पे आप लोगों का ये जेड नोट कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ओके, तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा सर्कल है, इसका सेंटर कहीं यहां दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ओरिजिन पे इसका सेंटर नहीं है, ये सेंटर आपको कहीं यहां दिख रहा है, थोड़ा सा खिसक जाएगा। ऑपरेटिंग रीजन कौन सा है? ये डार्क वाला रीजन आपका ऑपरेटिंग रीजन है, और ये बाहर वाला रीजन आपका क्या है? नॉन ऑपरेटिंग रीजन है। क्लियर है कि नहीं है? इज द पिकअप वैल्यू एप्लीकेशन किसमें यूज होता है? ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसको क्या लिया जाता है? यूज में लिया जाता है। आगे चले, द अदर नेम इज द वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले। कौन सा होता है ये? वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले होता है। आगे चलो, इज द आरएक्स डायग्राम, ये आपका जेड हो गया। ये देखिए आप लोगों का सब कुछ क्लियर है सर, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। सेंटर क्या हो जाएगा? इसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कहां से शिफ्ट हो जाएगा? ओरिजिन से सेंटर शिफ्ट हो जाएगा।